हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार बच्चों। मैं नरेंद्र कुमार, आपका पॉलिटिकल साइंस का अध्यापक। आज आपको जो 11th क्लास का एक प्रैक्टिस पेपर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया है, तो इस प्रैक्टिस पेपर का आज मैं आपको सेकंड पार्ट यानी खंड ख सेक्शन बी, इसके प्रश्न नंबर 25 से लेकर प्रश्न नंबर 48 तक के हल आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। प्रश्न नंबर 25, मौलिक अधिकार बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मौलिक अधिकारों का स्वरूप सकारात्मक है। ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। ऑप्शन सी, इनकी सुरक्षा के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन डी, संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी इनका उल्लंघन ना कर पाए। तो प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन डी, संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी इनका उल्लंघन ना कर सके। तो इसका ऑप्शन डी सही है बेटा। प्रश्न नंबर 26, उक्त संकल्पों की पूर्ण उपलब्धि हेतु इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की संवैधानिक अवधारणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतः आज संयुक्त राष्ट्र महासभा मानवाधिकारों को विश्वजनीय घोषणा करती है। तो ये उपरोक्त कथन में किस देश या संगठन का जिक्र है? तो प्यारे बच्चों, इसी प्रश्न का उत्तर इसी क्वेश्चन में छिपा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसका ऑप्शन डी सही है बेटा। तो आप इसमें ऑप्शन डी पर निशान लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 27, डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान का हृदय व आत्मा की संज्ञा दी क्योंकि? ऑप्शन ए, ये व्यक्तित्व विकास के निर्धारक हैं। ऑप्शन बी, व्यक्ति इनके उल्लंघन पर साधारण न्यायालय में जा सकता है। ऑप्शन सी, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ऑप्शन डी, मौलिक अधिकारों की सूची बहुत आकर्षक है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो ऑप्शन सी, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, तो यह इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 28 देखिए बच्चों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्य है। ऑप्शन ए, चुनाव लड़ना। ऑप्शन बी, मानव अधिकारों के उल्लंघन पर सुनवाई। ऑप्शन सी, राजनीतिक दलों को समर्थन देना। ऑप्शन डी, गैर सरकारी संगठनों पर नियंत्रण। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए कौन सा शब्द इसमें मिल रहा है, मानव अधिकारों के उल्लंघन पर सुनवाई। ऑप्शन बी इसका एकदम सही आंसर है। तो ऑप्शन बी पे निशान लगा लीजिएगा। प्रश्न नंबर 29, भारत में राज्यसभा के चुनाव के लिए किस मतदान प्रणाली को अपनाया गया है? बहुमत प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या सूची प्रणाली। तो इसका ऑप्शन सी यह सही है बच्चों, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इस पे निशान लगा लीजिएगा। प्रश्न नंबर 30, भारतीय निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। तो इसमें मैंने आपको जो निर्वाचन आयोग के कार्य बताए थे प्यारे बच्चों, अब आपको याद आ जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहला काम था इसका मतदाता सूची तैयार करना, यह काम निर्वाचन आयोग करता है। चुनावों के संचालन का अधीक्षण यानी सुपरविजन, यह भी इलेक्शन कमीशन करता है। निर्वाचक नामावली तैयार करना, जो वोटर लिस्ट है उसकी तैयार कराना, यह भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। और चुनाव लड़ना, तो प्यारे बच्चों, चुनाव आयोग स्वयं चुनाव न लड़कर जो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं यह उनके चुनाव की व्यवस्था करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, क्योंकि चुनाव आयोग स्वयं चुनाव नहीं लड़ता।
प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक बैठता है? परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा, कक्षा संचालक या मॉनिटर का चुनाव, किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवारों का चुनाव, या मीडिया द्वारा कराए गए जनमत संग्रह। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो ऑप्शन बी कक्षा मॉनिटर का चुनाव, इस पे निशान लगा लीजिएगा। प्रश्न नंबर 32, ये अभिकथन और तर्क पर आधारित है प्यारे बच्चों। इसमें आपको दोनों को ध्यान से पढ़ना है। अगर दोनों एक दूसरे से संबंधित हो और दोनों सत्य हैं तो ऑप्शन ए आएगा बेटा। अगर कथन और तर्क सत्य दोनों हैं किंतु एक दूसरे से संबंध नहीं है तो वहां पर ऑप्शन बी करेक्ट करना है। यदि स्टेटमेंट गलत है और तर्क सही है तो ऑप्शन सी। यदि अभिकथन सही है और तर्क गलत है तो ऑप्शन डी। अब 32 क्वेश्चन 32वें प्रश्न में देखिए, भारतीय संविधान में लोकसभा चुनाव के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी जो सबसे आगे जीत उसकी प्रणाली को अपनाया गया। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में इसकी सरलता के फलस्वरूप इसको सर्वसम्मति भी मिली। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर अभिकथन और तर्क दोनों ही सही हैं इसलिए इसमें ऑप्शन ए पर निशान लगा लीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 33, अभिकथन यानी स्टेटमेंट देखिए, भारत के 73वें संविधान संशोधन ने 29 विषयों को स्थानीय शासन के अधीन रखा है। ये सभी 29 विषय स्थानीय विकास तथा कल्याण की आवश्यकताओं से जुड़े हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ स्पष्ट है कि जो पहला कथन है वह भी सही है, दूसरा कथन भी सही है, और जो दूसरा कथन है वो पहले कथन का सही व्याख्या करता है, इसलिए यहाँ पर भी ऑप्शन ए सही है। तो इसमें आपको ऑप्शन ए पर निशान लगाना है प्यारे बच्चों। अब प्रश्न नंबर 34 देखिए, प्रदेशों की सरकार के लिए 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी है जो प्रदेश में मौजूदा स्थानीय शासन की संस्थाओं को आर्थिक स्थिति का जायजा लेगा। और जो तर्क है वह इस पहल के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि ग्रामीण स्थानीय शासन को धन आवंटित करना राजनीतिक मसला ना बने। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी ऑप्शन ए सही है क्योंकि अभिकथन और कारण यानी तर्क दोनों सही हैं, और जो तर्क है वह स्टेटमेंट को जस्टिफाई या उसकी सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 35 देखिए, थुंगन समिति का संबंध है स्थानीय शासन की सहभागिता कम करने से, ऑप्शन बी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से, ऑप्शन सी स्थानीय शासन में धन की भूमिका बढ़ाने से, या स्थानीय शासन में नहीं वरन कार्यपालिका से। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो है ऑप्शन बी, इस पे निशान लगा लीजिएगा क्योंकि थुंगन समिति का जो संबंध था वह स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से था। अब प्रश्न नंबर 36, अभिकथन राष्ट्रीय सिद्धांत परिस्थिति के अनुरूप बदलाव लाने का प्रयत्न करता है, और तर्क राजनीतिक सिद्धांत के फलस्वरूप नित्य ही स्वतंत्रता एवं समानता जैसी अवधारणाओं का सतत विकास
हुआ है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी जो हमारा ऑप्शन ए यानी अभिकथन भी सही है, तर्क भी सही है, और जो तर्क है वह अभिकथन की सही व्याख्या करता है। इसको मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ। एस assertion. Political theory try to bring changes according to the circumstances, and reasoning concepts like liberty, equality are constantly developed as a result of political theory. So here both the assertion and the reasons are correct, and the reason is the correct explanation of the assertion. Hence our option A is the correct answer of क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अभिकथन राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय और समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं। और तर्क देखिए इसका, अभी तर्क राजनीतिक सिद्धांत से हम अपने विचारों को परिष्कृत कर देते हैं तथा सार्वजनिक हित में सुविज्ञ तरीके से तर्क वितर्क करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए क्यों सही है, यानी कि यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण सही तरीके से अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में भी आपको करेक्ट जो ऑप्शन ए पे निशान लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 38, आज़ादी, समानता व धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के महत्वपूर्ण तत्व नहीं हैं। तर्क, दायित्व कार्यों के निर्वहन के लिए राजनीतिक विचारों तथा संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमारे लिए मददगार होती है, जो हमारी दुनिया को आकार देती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन सी देखिए, क्योंकि यहाँ पे अभिकथन गलत है किंतु कारण सही है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता व समानता तथा बंधुत्व को प्रतिष्ठित किया गया है। भारत में अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। और ऑप्शन सी, गांधी जी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन डी, राजनीतिक सिद्धांत स्थिर प्रक्रिया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर केवल ऑप्शन ए सही आंसर है, जो तीनों ऑप्शन है वो गलत हैं। प्रश्न नंबर 40, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? समाज को नई चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता, यह ऑप्शन गलत है बच्चों। और हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का तो उल्लेख है, परंतु मौलिक कर्तव्यों का नहीं, यह ऑप्शन भी गलत है बेटा। और समय के साथ साथ संविधान में किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन तथा विस्तार हुआ है। प्यारे बच्चों, इसका जो ऑप्शन सी यह एकदम सही है, तो इसमें ऑप्शन सी ये तीसरा सही है। चौथा और पढ़िए, इसमें न्यायिक व्याख्याएं व सरकारी नीतियां नई समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई हैं। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है, तो इसलिए हम तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए हम यहाँ पर प्रश्न इसका जो सी पार्ट है उसको पे टिक लगाइएगा। अब प्रश्न नंबर 41, अधिकारों को गारंटी के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है, क्योंकि अब देखिए ये अर्थहीन है, ये गलत है बेटा। अच्छे जीवन के लिए आवश्यक है और असमानताओं को बढ़ावा देते हैं, ये ऑप्शन गलत है। मात्र कुछ मूल्य है, तो यहाँ पर बेटे स्पष्ट है कि ऑप्शन बी, अच्छे जीवन के लिए मूल अधिकार आवश्यक हैं।
तो इसमें ऑप्शन बी पे निशान लगा लीजिए बेटा। प्रश्न नंबर 42, जो तमाम कीमतों से ऊपर हो तथा जिनका कोई समतुल्य न हो उसकी गरिमा होती है। यह कथन है हीगल, नीत्शे, प्लेटो या कांट। तो यह बेटे इसका संबंध नैतिक अधिकारों से है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है, कांट। प्रश्न नंबर 23, अधिकारों की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन ए कार्यपालिका की निरंकुशता, ऑप्शन बी न्यायपालिका की स्वेच्छाचारिता, ऑप्शन सी संविधान की वैधता जिसमें अधिकारों की सुरक्षा हो, और ऑप्शन डी व्यक्ति के स्वनिर्णय। तो बेटा यहाँ पे स्पष्ट है ऑप्शन सी संविधान की वैधता जिसमें अधिकारों की सुरक्षा हो। तो यह सही आंसर है बेटा, इस पे निशान लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 44, प्राकृतिक अधिकार प्रदत्त होते हैं संविधान द्वारा, राजा द्वारा, प्रकृति या ईश्वर द्वारा, ऑप्शन डी संसद द्वारा। तो प्यारे बच्चों, मैंने प्राकृतिक अधिकारों के बारे में आपको पहले भी बताया था कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में अधिकांश देशों में राजाओं का राजा होता था। तो वहाँ पे जो विद्वान लोग थे, राजनीतिक विद्वान लोग थे, उनका यह मानना था कि कोई भी राजा, कोई भी सरकार, जो कुछ ऐसे अधिकार होते हैं, उन प्राकृतिक अधिकार जो इस मनुष्य को उसके जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं, उन्हें नहीं खरीद उन्हें उनका अधिकारों का कोई सरकार उल्लंघन नहीं कर सकती। तो यहाँ पर बेटा जो प्राकृतिक अधिकार है वो प्रकृति या ईश्वर द्वारा प्रदान किए रहते हैं, तो इसलिए इसमें ऑप्शन सी पे निशान लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 35, अधिकार राज्य को कुछ खास तरीके से कार्य करने के लिए सौंपते हैं। नैतिक दायित्व, वैधानिक दायित्व, राजनैतिक दायित्व, सामाजिक दायित्व। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है, हमें उस पर निशान लगाना है प्यारे बच्चों। इसको फिर से देखिए बेटा, कौन कौन से दायित्व हैं यहाँ पर। नैतिक दायित्व, वैधानिक दायित्व, राजनैतिक दायित्व और सामाजिक दायित्व। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो हमारा जो सही आंसर है वैधानिक दायित्व, वैधानिक दायित्व यानी ऑप्शन बी, यह सही आंसर है बेटा। प्रश्न नंबर 26, राजनीतिक अधिकार सरकार को व्यक्ति के प्रति उत्तरदायित्व बनाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए ये अधिकार व्यक्ति के मूल अधिकार हैं, ऑप्शन बी ये जागरूकता बढ़ाते हैं, ऑप्शन सी सभी अधिकार मतदान के फलस्वरूप सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने का अवसर रखते हैं, ऑप्शन डी इनका उल्लेख संविधान में किया गया है। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि ये अधिकार व्यक्ति के क्योंकि राजनीतिक अधिकार, ये अधिकार सभी लोग मतदान के फलस्वरूप सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने का अवसर रखते हैं। राजनीतिक अधिकार का जब बेटा जो संबंध होता है वह सरकार के गठन से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, इस पे निशान लगा लीजिएगा। प्रश्न नंबर 37, किस मॉडल को विकास का मॉडल माना जाए, उपयुक्त मॉडल माना जाएगा। ऑप्शन ए केंद्रीकृत मॉडल, ऑप्शन बी ऊपर से नीचे का मॉडल, ऑप्शन सी विकेंद्रीकृत मॉडल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पर बेटा विकेंद्रीकृत मॉडल यानी कि जो लाभ, विकास का लाभ जो प्रत्येक सामाजिक वर्ग को मिले, इसलिए इसको हम विकेंद्रीकृत मॉडल बोलते
बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 48, सही अर्थों में विकास है जब एक देश में फोनों की संख्या का होना। ऑप्शन बी, अत्याधुनिक हथियारों का होना। ऑप्शन सी, कारों की बढ़ती संख्या। और ऑप्शन डी, लोगों के जीवन की वह गुणवत्ता जो सामंजस्य तथा संतुष्टि को पूरा करे। तो प्यारे बच्चों, इसमें ऑप्शन डी, इसको निशान लगा लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो इस वीडियो में ऑप्शन के जो सवाल थे, ये पार्ट बी, जो एमसीक्यू जो पेपर आएगा आपका प्रैक्टिस, तो उसका प्रैक्टिस पेपर का पार्ट बी मैंने क्वेश्चन नंबर 35 से 48 तक के जो सॉल्यूशन यानी हल आपको इस वीडियो में शेयर किए हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करें। नमस्कार।